देख रहे हैं आपका बाजार। लगातार आपके सवाल हम ले रहे हैं। हमारे साथ दोनों जानकार भी मौजूद हैं, मानस जायसवाल हैं और आशीष कुकरेजा हैं, जो कि आपके सभी क्वेश्चंस को एड्रेस कर रहे हैं। जो ब्रेक से पहले जाने वाले सवाल हम लेने वाले थे वो था विपिन कुमार का पंजाब से। ये जानना चाहते हैं एस्कॉर्ट्स के बारे में। इनके पास 200 शेयर्स हैं। परचेजिंग प्राइस है इनका 396 का। 399 पर फिलहाल ये शेयर चल रहा है। 3% तक के आसपास की अभी तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन ये जानना चाहते हैं कि क्या ये 1400 तक का भी टारगेट्स अचीव कर सकते हैं। आशीष, आपकी राय? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन थोड़ा पेशेंस दिखाना पड़ेगा आपको। क्वालिटी स्टॉक है और अब इंतज़ार है कि आगे और क्या प्रोडक्ट्स उतारते हैं। ज़रूर जो एक्सपेक्टेशन थी कुछ प्रोडक्ट्स है वो उतनी ज़्यादा ट्रैक्शन नहीं देखने को मिली है, बट ऑब्वियसली वी नो दैट इट्स अ क्वालिटी मैनेजमेंट एंड थोड़ा स्टॉक एक्सपेंसिव है, बट ऐसे स्टॉक एक्सपेंसिव ही होते हैं। अगर आपको ऑटो में अगर कहीं और अगर अच्छा रुझान बनाना है तो अशोक लेलैंड हमें इन लेवल्स पे काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। आपके चैनल पे भी हम 2-3 बार उसको रिकमेंड कर चुके हैं। यहाँ से डाउन साइड कम लगता है बिकॉज थोड़ा करेक्शन दिखा चुका था पिछले कुछ दिनों में। सो आई थिंक दैट इज़ वन स्टॉक यू कैन गेट इनटू, बट एस्कॉर्ट्स इज ऑल्सो अ होल्ड। तो बने रहने की राय दी जा रही है। 27 तारीख को कंपनी नतीजे भी आ रहे हैं, नतीजों पर आप नज़र रखिए और नतीजों के बाद किस तरह से कंपनी का आउटकम आता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब बातचीत कर लेते हैं कुछ और दर्शकों से भी। जो अगला सवाल पूछा गया है वो पूछा गया है फेसबुक के ज़रिए। रादर विशाल का एक सवाल आया है। इस सवाल जो पूछा गया है ये मोरारजी टेक्सटाइल पर है। करीब 65 शेयर है और क्या राय रखते हैं आप? मानस, मोरारजी टेक्सटाइल खरीदारी के आसपास ही शेयर कामकाज कर रहा है, 64-75 के स्तरों पर है। जिस तरह का मूव उसमें रिसेंटली देखने को मिला है, आप क्या राय रखते हैं आप? देखिए, करीब मैं क्या समझता हूँ 2-3 हफ्ते पहले ही हमने एक बहुत ही क्लियर ब्रेकआउट चार्ट्स पे देखा था जब स्टॉक 60 रुपये के ऊपर निकला था। तो मीडियम टर्म चार्ट्स तो डेफिनेटली पॉजिटिव है और आप उम्मीद कर सकते हैं कि फर्दर रैली हमें देखने को मिलेगी। स्टॉक 74-75 के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। हालांकि ये ज़रूर है कि शायद इसमें करीब 8 to 10 मंथ्स का टाइम लगे, बट ट्रेंड पॉजिटिव है, इसलिए मैं समझता हूँ बिल्कुल बने रहें। अगर ये चाहें तो अपने स्टॉप लॉसेज 59 रुपीज़ के नीचे रखें। ऑल राइट, चलिए अगले सवाल की तरफ भी बढ़ लेते हैं। फेसबुक से ही अगला सवाल आया है करण गुप्ता का और ये जानना चाहते हैं, इनके पास केन इंडिया के शेयर्स हैं, 500 शेयर्स हैं इनके पास। 340 के भाव पर उन्होंने खरीदारी की हुई है। फिलहाल काफ़ी नुकसान में 232 के लेवल्स केन इंडिया पर देखे भी जा रहे हैं। आज भी 1.5% तक के आसपास की वीकनेस है। आशीष, केन इंडिया पर नतीजे भी आने हैं और इस लिहाज से आपको क्या लगता है, क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस है और उनको क्या राय दे सकते हैं? देखिए, अब अगर आप थोड़ा बहुत समझें जिस तरीके के नतीजे रिलायंस के हैं, तो अगर थोड़ा पर्सपेक्टिव मिले तो मुझे लगता है कि नतीजे कोई बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ ना करें। एक नॉन इवेंट जैसा ही रहेगा बिकॉज थोड़ा ज़रूर स्टबड्यूड टाइम रहा है इस सेक्टर के लिए। बट लेट्स सी इफ क्रूड फर्म्स अप मोर देन प्रोबेबली वन कैन सी सम ट्रैक्शन कमिंग इन। बट इस समय मुझे लगता है कि ये एक नॉन ट्रेड जैसे सिनेरियो में है स्टॉक। यहाँ पे डाउन साइड भी बहुत नहीं लगती बिकॉज बहुत स्ट्रॉन्ग अंडर परफॉर्मेंस रही है। बट अगर कुछ पॉजिटिव सरप्राइज आता है कमोडिटी साइकिल में तो डेफिनेटली एक बार एक अपटिक आ सकता है, बट वन नीड्स टू वेट फॉर इट। अगर आपको इन लेवल्स पे कॉल लेनी भी है विद इन ऑयल एंड गैस स्पेस, तो आई वुड रादर रिकमेंड ONGC फॉर फार मोर अदर रीजंस। आप शिफ्ट कर सकते हैं, जिन वजह से केन मूव करेगा उन्हीं वजह से ONGC भी मूव करेगा, बट उसके लिए फैक्टर्स पॉजिटिव और बहुत ज़्यादा हैं, तो आप ONGC में मूव कर सकते हैं। तो स्विच करिए, आप केन इंडिया से निकलिए और आप स्विच कर सकते हैं ONGC में, आपको राय दी गई है। अमित मुखर्जी का सवाल है मेघमानी ऑर्गेनिक्स को लेकर। इन्होंने खरीदारी 35 रुपये के भाव पे कर रखी है। मानस, सवाल मेघमानी पर है। जिस तरह का मूव इसके अंदर आया है स्पेशली नंबर्स के बाद लास्ट क्वार्टर के, आप क्या राय रखते हैं? मुनाफा तो इन्हें हो रहा है करीब 15 रुपये के आसपास का, क्या कर सकते हैं अब इस मुनाफे के साथ? देखिए, चार्ट्स तो अभी भी पॉजिटिव लगते हैं। अगर आप मीडियम टर्म चार्ट्स देखेंगे तो वहाँ पर क्लियरली हायर टॉप्स हायर बॉटम्स देखने को मिल रहे हैं। 100 दिनों का मूविंग एवरेज काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और मेरे ख्याल से अगर आप 3-4 मंथ देखिए तो 3-4 बार स्टॉक ने 100 दिनों के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेने के बाद एक नया हाई बनाया है। तो मेरी राय में तो जब तक 100 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है बिल्कुल बने रहना चाहिए। अगर हम टेक्निकल टारगेट सेट करें तो वो 62 के आसपास आते हैं। तो मेरी राय में बने रहें यहाँ पर और अपने स्टॉप लॉसेज 41 रुपीज़ के नीचे रखें। जी, चलिए अगले दर्शक भी हमारे साथ मौजूद हैं। जयपुर से ND शाही हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। मिस्टर शाही, नमस्कार, पूछिए।
नमस्कार मैडम, मैं जी। नरदेव साई बोल रहा हूँ जयपुर से। मेरे पास वर्धमान पॉली के शेयर है 100 एट द रेट ऑफ 70। चलिए, आपको अभी मुनाफा हो रहा है, कंग्रेचुलेशंस। और आज भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इस शेयर पर देखने को मिल रहा है। करीब 0.8% तक का उछाल इस शेयर पे आज देखने को मिल रहा है और आज अच्छे प्रॉफिट्स पर आप हैं। अब कितने समय तक के लिए होल्ड करना चाहेंगे अपनी पोजीशन को? प्रोजेक्शन को तो मैं 6 महीने तक रख सकता हूँ अगर इसमें मूवमेंट है आगे श्योर, पॉजिटिव। ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं। आशीष वर्धमान पॉली की ये बात कर रहे हैं। 250 शेयर 77 के भाव पर खरीदारी की हुई है और अच्छे प्रॉफिट्स पर है। अब 6 महीने का और इनका नजरिया है, आपकी तरफ से राय क्या होगी? I'm afraid, Sakshi, I also don't stock this, All track right. the stock. Manas, I would toss this question to you. वर्धमान पॉली। देखिए, करीब 4-5 ट्रेडिंग सेशंस में हमने एक शार्प अप मूव देखा है। 52 रुपीज़ का स्टॉक हुआ करता था और अभी 92 का स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो बहुत ही बढ़िया रैली हम ऑलरेडी देख चुके हैं। बट फिर भी वीकनेस के कोई भी साइन नहीं दिख रहे हैं। ऐसे स्टॉक में, ऐसी रैली में मैं समझता हूँ कि टाइम टू टाइम अपने स्टॉप लॉस रिवाइज करें तो ज़्यादा बेहतर स्ट्रैटेजी रहेगी। अब यहाँ पर टेक्निकल टारगेट देना मैं नहीं समझता संभव है। पॉसिबिलिटी केवल इतनी है कि एक बार स्टॉक 98-99 के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। मैं इनको रिकमेंड करता हूं कि अपना स्टॉप लॉस आप रिवाइज करके 89 रुपीज़ कर लें और बने रहें स्टॉक में। अगर 89 के नीचे स्टॉक जाए तो अपनी पोजीशन से निकल जाए। जी, तो आपको राय दी गई है 89 के नीचे अगर स्टॉक जाता है तो अपनी पोजीशन से आप निकल सकते हैं। वर्धमान पॉली को लेकर राय दी गई है। हमारे साथ एक और दर्शक है, सुमन गिरी हैं कोलकाता से। सुमन, आप सुन पा रही हैं? Yeah. जी, सवाल पूछिए। Yeah, sir, I have 800 IDFC Bank ओके at the rate 52. ओके, और क्या I नजरिया can रखते हैं hold उसमें? for 2 to 3 years. चलिए, आशीष, सवाल है आईडीएफसी बैंक पर 800 शेयर हैं 52 रुपये के भाव पे, 76 रुपये शेयर आ चुका है और अच्छा मुनाफा इन्होंने कमाया है। और रिसेंट ही इस कंपनी में कामकाज शुरू हुआ है। रिसेंट बहुत सारे नंबर्स भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप क्या राय रखते हैं आईडीएफसी बैंक को लेकर? देखिए, काफ़ी नेगेटिव जो फैक्टर्स हैं, वी कैन गो ऑन डिस्कसिंग अबाउट देम। जो भी बैड लोन्स थे उसका कैसा रहेगा और आगे जाके किस तरीके से ग्रोथ करेंगे। आई थिंक दे आर बिहाइंड एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो बैंकिंग स्पेस जो एक नए नॉर्मल की तरफ मूव कर रहा है। बट आई वुड अगेन से मूव टू बैंक्स जिनको मारा। अब अगर आपको पर्सपेक्टिव दूं तो आईसीआईसीआई बैंक को किस लिए इतनी सेलिंग हमने देखी थी पिछले कुछ सालों में, उसका वजह यही थी कि जो उनकी बैड लोन्स हैं और जो जिसमें एसआर का कंट्रीब्यूशन था, जेपी का कंट्रीब्यूशन था, वहाँ सब से कुछ रिकवरी आती है। और आने वाले समय में विद द वे गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीजेज, जो रिटेल बैंक्स हैं वो अगले साल के मीडियम से अच्छा काम करेंगे। तो आई वुड से वाई डोंट यू पुट योर मनी, आपको अच्छा यहाँ पैसा आया है, बीटन डाउन स्टॉक्स में पैसा लगाइए, तो आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई लीजिए। ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। फेसबुक के जरिए अगला सवाल हमारे पास आया है भूपेंद्र राही का। इनके पास 1000 शेयर्स हैं इंडिया सीमेंट के। 160 के भाव पर इन्होंने खरीदारी की हुई है और जानना चाहते हैं कि अभी बेचें या फिर रुके रहें। 15 से 20 दिनों का ही इनका पोजीशन जो है ये रखना चाहते हैं अपने पास। मानस, आपकी राय? देखिए, बहुत साइडवेज मूव हम पिछले करीब 4-5 ट्रेडिंग सेशंस देख रहे हैं। हालांकि ये ज़रूर है कि ट्रेंड काफ़ी पॉजिटिव है। मैं समझता हूँ कि अगर ये अपना टाइम फ्रेम बढ़ा के करीब 1 से 2 मंथ का रखें तो उम्मीद कर सकते हैं कि 165-167 के लेवल स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो बने रहें स्टॉक में, बट अपना स्टॉप लॉस 149 के नीचे ज़रूर रखें। जी, तो आपको राय दी जा चुकी है इंडिया सीमेंट को लेकर भी। इस बीच मार्केट्स पे कोई नज़र डालें, क्योंकि करीब 150 अंक नीचे अब सेंसेक्स आ चुका है। सिप्ला, आईसीआईसीआई बैंक, ये कुछ ऐसे शेयर हैं इंडेक्स शुमार जिनमें अभी भी गिरावट और गहराई है। सिप्ला रादर 2% के आसपास जो एक बार दिन के निचले स्तरों पर ही अब सेंसेक्स का कामकाज कर रहा है। सिप्ला एकाएक बिकवाली आई है, 16 रुपये नीचे अब ये शेयर आ चुका है। 3% की गिरावट यहाँ देखने को मिल रही है। आईसीआईसीआई बैंक एक और ऐसा नाम है जहाँ पर कुछ गिरावट देखने को मिल रही है। रादर एक बड़ी तेजी के बाद स्लाइटली प्रॉफिट टेकिंग आप इसे कह सकते हैं, 0.5% के आसपास गिरावट साथ आईसीआईसीआई बैंक कामकाज कर रहा है। इसके अलावा बायोकॉन जो कि एक अच्छी तेजी में था अभी भी, हालांकि हरे निशान में, लेकिन ऊपरी स्तर कुछ बिकवाली जरूर बायोकॉन के अंदर आते हुए दिखाई पड़ी है। करीब 2% ऊपर है। एक समय में 1016-17 का स्तर था, करीब 1000 रुपये के स्तरों पर है। और उसके अलावा जुबिलेंट लाइफ साइंसेज, यहाँ पर भी करीब 1% की गिरावट देखी जा रही है। तो ऊपरी स्तर से थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग फार्मा स्पेस में है और कुछ शेयरों में बिकवाली है, जैसे कि जुबिलेंट लाइफ में, जिनके निचले स्तरों पर ही कामकाज कर रहे हैं। बातचीत करते कुछ और दर्शकों से भी। एक सवाल
जो आया है वो पंकज का सवाल आया है। ये सवाल इन्होंने L&T फाइनेंस को लेकर पूछा है। 200 शेयर है, 93 रुपये के भाव पे खरीदारी है। फेसबुक के जरिए सवाल पूछा गया है। आशीष, L&T फाइनेंस पे आप क्या राय रखते हैं? इनकी खरीदारी तो 93 पर है, 200 शेयर है, काफ़ी समय से आउट ऑफ स्टीम है, बहुत ज़्यादा फोकस में नहीं आया है, लेकिन 7 रुपये की खरीदारी से अभी मुनाफा है, क्या करें? देखिए काफ़ी पॉजिटिव आउटलुक है मेरी इस स्टॉक पे और इस स्पेस पे भी। जैसे मैंने बोला कि टेल विंड्स, जो स्टॉक अब NBFC में जो मूवमेंट नहीं हुई थी और अब अपने बिजनेस मॉडल को एनालाइज कर रहे हैं, काफ़ी एग्रेसिव मैनेजमेंट आई है, नॉन कोर बिजनेस से हट रही है और अब फोकस सिर्फ रूरल, माइक्रो और हाउसिंग फाइनेंस पे रहेगा, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एरियाज़ हैं। आने वाले 5 से साल तक प्रोबेबली टिल 2020 तक ही ये कंपनी अपनी ROE 10 से 12% से 18 से 20% तक ले जाना चाहती है, विच इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मूव। एंड ऑब्वियसली वी ऑल नो कि बैंकिंग की बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। सो हैविंग सेड दैट, जो L&T का पेरेंटेज है उससे भी बहुत स्ट्रॉन्ग बिजनेस इन्वायरमेंट इस कंपनी के लिए बनेगी। तो इस समय एकदम वेल पॉइज्ड है बड़े मूव के लिए। आप अगर 3 से 6 महीने का समय दीजिए तो आपको 125 और 130 के स्तर आराम से आते हुए दिखेंगे। जी, चलिए अगले दर्शक से भी बातचीत कर लेते हैं। इनफैक्ट हमारे पास एक और फेसबुक के जरिए सवाल आया है, वो ले लेते हैं। निखिल का ये सवाल है, JK इंफ्रा के बारे में जानना चाहते हैं। 80 शेयर्स है इनके पास 226 के भाव पर। मानस, आपकी राय यहाँ पर क्या होगी? 5 रुपए के आसपास का उनको थोड़ा लॉस हो रहा है JK इंफ्रा। देखिए 125 रुपये से स्टॉक हाई टॉप हायर बॉटम बना रहा है, तो मेरी राय में बने रहे। 100 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर अब ट्रेड कर रहा है। एक हर्डल 240 रुपये के आसपास ज़रूर चार्ट्स पे दिखता है, जो कि 200 दिनों का मूविंग एवरेज है। बट पैटर्न को देख के लगता है कि शायद ये लेवल्स ब्रेक होंगे। स्टॉक 260-265 के लेवल्स को टेस्ट करने की कोशिश करेगा। तो मेरी राय में बने रहे यहाँ पर और अपने स्टॉप लॉसेस 205 के नीचे रखें। जी, तो आपको राय J कुमार इंफ्रा को लेकर मिल चुकी है। एकाएक तेजी शेयर में देखी गई है और करीब 150 रुपये चलता हुआ शेयर 250 रुपये के आसपास आया। अब स्लाइटली प्रॉफिट टेकिंग पिछले 2 दिनों के दौरान है, लेकिन अदरवाइज एक जोरदार चाल J कुमार इंफ्रा के शेयर में हमने देखी है। कुछ और शेयरों को भी नजर डालते हैं जहाँ पे एक बाइंग की गिरावट आई है। तो उसमें कुछ जो नाम है उसमें महिंद्रा CIE, इसमें भी करीब 2.5% के आसपास की बढ़त है और फोर्टिस हेल्थ केयर, 2 ऐसे नाम हैं जहाँ पे खरीदारी देखने को मिल रही है। महिंद्रा CIE को आप देखें दिन के ऊपरी स्तरों पर है 3% ऊपर कामकाज करते हुए, और उसके अलावा फोर्टिस हेल्थ केयर में करीब 2% का उछाल है, दिन के ऊपरी स्तरों पर है। इसके अलावा कुछ नंबर से बातचीत कर लेते हैं। नंबर आए हैं HCL टेक के, एक अच्छे नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किया, उससे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मिस्टर अनिल चानना मौजूद है बातचीत करने के लिए। सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। एक अच्छे नंबर्स HCL टेक ने पोस्ट किए हैं और डिस्पाइट बाकी प्लेयर्स जिन्होंने अपनी गाइडेंस को रिवाइज किया है, HCL ने अपनी गाइडेंस को रिवाइज नहीं किया और इंटैक्ट रखा है। सबसे पहले तो यही से शुरुआत करेंगे, ऐसी क्या वजह है कि इतने अच्छे नंबर्स भी आए और गाइडेंस भी स्ट्रांग रखी? तो आप देखिए कि जो हमारी परफॉर्मेंस है वो कंसिस्टेंटली अच्छी रही है। पिछले क्वार्टर में हमने 6.5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ की थी और इस क्वार्टर में हमारी 2.8% रेवेन्यू ग्रोथ है कांस्टेंट करेंसी टर्म्स के अंदर। तो हमें कॉन्फिडेंस है और हमने 12 ट्रांसफॉर्मेशनल डील विन की हैं इस क्वार्टर में। तो हमें अपने बिजनेस मॉडल के ऊपर, जो कि बहुत डिफरेंट है, उसके ऊपर काफ़ी कॉन्फिडेंस है। राइट मिस्टर चनाना, आपसे जानना चाहेंगे कि सेकेंड हाफ किस तरीके का लग रहा है और यहाँ पर दोनों ही टॉप लाइन बॉटम लाइन फ्रंट पर किस तरीके की ग्रोथ आउटलुक है, खासतौर पर मार्जिन्स पर भी आपकी राय जानना चाहेंगे। श्योर, तो मेरे को मार्जिन से स्टार्ट करता हूँ। तो अगर आप मार्जिन देखेंगे तो हमारा मार्जिन इस क्वार्टर जो आए हैं 20.1% एबिट मार्जिन जो आया है वो सेम क्वार्टर लास्ट ईयर से बेटर है। AMJ क्वार्टर से थोड़ा सा कम है क्योंकि इस क्वार्टर में सैलरी इंक्रीज़ का इम्पैक्ट आया है, बट वो इम्पैक्ट भी काफ़ी कम आया है बिकॉज हम ड्राई आइस ऑटोमेशन और ऑटोनॉमिक्स प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं डिलीवरी के अंदर, और अदर एफिशिएंसीज जो बिज़नेस के अंदर अचीव की हैं उनके कारण में मार्जिन काफ़ी हद तक अच्छा रहा है। और अगर हम अगले 2 क्वार्टर भी हमारी उम्मीद है कि हम 19.5 से 20.5 के अंदर ही डिलीवर कर पाएंगे। और जो रेवेन्यू है आपने जो पूछा है दूसरे 2 क्वार्टर्स के अंदर, हमारा हम अपनी ये जो गाइडेंस हमने 12 से 14% की दी है कांस्टेंट FY16 की करेंसी में, हम उसको मेंटेन कर सकेंगे। जी सर, आपने कहा कि वेज हाइक का इम्पैक्ट बहुत स्लाइटली देखने को मिला इस क्वार्टर में, वो क्या अगले क्वार्टर में भी पास ऑन होगा? और दूसरा, क्या प्राइसिंग को लेकर कोई प्रेशर एज ऑफ नाउ कंपनी फील कर रही है क्लाइंट्स की साइड से?
तो जो सैलरी इंक्रीज का इम्पैक्ट अगले क्वार्टर भी आएगा और जो सो लॉन्ग एज प्राइसिंग का बात है, हमारा थोड़ा जो हमारा बिजनेस है वो थोड़ा डिफरेंट है। हमारा बेसिकली बिजनेस होता है कि हम क्लाइंट का स्पेंड देखते हैं और क्लाइंट को एक वैल्यू प्रोपोजिशन देते हैं कि हम क्या चीज़ उसके स्पेंड के अंदर इम्पैक्ट कर सकते हैं। आप देखिए हमारे मोस्ट ऑफ हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स मैनेज सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, नॉट कि T&M कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो इसलिए हमने उसके अंदर कोई वो चेंज नहीं देखा है और हमें अपने वी कंटिन्यू टू डिलीवर वैल्यू टू अवर कस्टमर्स। राइट। मिस्टर चनाना, एक सवाल होगा क्रॉस करेंसी को लेकर, इस क्वार्टर में कितना इम्पैक्ट देखने को मिला है और ख़ास तौर पर परफॉर्मेंस को लेकर भी, अगर यूरोपियन बिजनेस और US बिजनेस की बात करें वो कैसी रही है? क्रॉस करेंसी का इस क्वार्टर में नेगेटिव इम्पैक्ट रहा है। आप कांस्टेंट करेंसी के अंदर हमारी ग्रोथ 2.8% है, बट रिपोर्टेड करेंसी के अंदर 1.9% आई है। तो 90 बेसिस पॉइंट का करेंसी का इम्पैक्ट आया है इस क्वार्टर में। और आपने जो जियोग्राफिक जो परफॉर्मेंस पूछी है, US बहुत स्ट्रॉन्ग किया है, 15% से ऊपर की जो ग्रोथ आ रही है वहाँ पे एनुअली, और यूरोप के अंदर भी 8-9% के करीब की ग्रोथ आ रही है। रीजनल ये जो बहुत यूरोप और US की ग्रोथ अच्छी रही है और हमारी डील पाइपलाइन जो US और यूरोप से वो भी अच्छी दिख रही है। जी सर, कंपनी ने इस क्वार्टर के अंदर एक एक्विजिशन भी किया है। इस एक्विजिशन के बारे में कुछ डिटेल अगर आप शेयर कर पाए, किस तरह का एक्विजिशन है, कितना इन सिंक है कंपनी के साथ, और मार्जिन क्या कुछ डाइल्यूट होंगे इस एक्विजिशन के बाद? ये जो एक्विजिशन है ये बहुत पुरानी कंपनी है, ये कोई 70-80 साल पुरानी कंपनी है जिनका कि ये एरोस्पेस इंजीनियरिंग के अंदर बिजनेस था। वो एरोस्पेस और डिफेंस कस्टमर्स हैं उनके, और उसके अंदर हमने कैपेबिलिटी एक्विजिशन किया और कस्टमर्स भी इसमें हमें साथ में आएंगे। और ये $85 मिलियन की इसके अंदर कंसिडरेशन है जो कि कैश में देंगे। और ये मार्जिन अल्टीमेटली हम अपनी मार्जिन जो हमने 19.5 to 20.5 की दी है, हम इसको मेंटेन कर पाएंगे। और ये इवन EPS एक्रेटिव है ये डील। Right. Mr. Chana, one question on the US presidential election since they are around the corner. किस तरीके का कॉशन अभी IT इंडस्ट्री में यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और क्या HCL टेक्नोलॉजीज का भी कुछ अनुमान है, कुछ स्ट्रैटेजीज बनाई हैं आपने, या फिर आपको लगता है कि कुछ Q3 में इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है? हम कुछ साल पहले ही इसके ऊपर स्ट्रेटजी काफ़ी बना के हम इसको इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। हमारी जो ऑन साइट प्रेजेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है और हमारी वीज़ा डिपेंडेंसी बहुत कम है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि कैसे रेगुलेशंस आएंगे या कौन इलेक्ट होता है, तो आई थिंक वी शुड बी एबल टू हैंडल दैट सिचुएशन एंड वी आर वेल प्रिपेयर्ड।